हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं विज्ञान विषय का अध्याय 1, जिसमें रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को पढ़ेंगे। चलिए तो अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं या रासायनिक अभिक्रिया क्या है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर रासायनिक अभिक्रिया करते हैं और किसी नए गुण धर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए आप, जैसे कि यहाँ उदाहरण देखिए, जैसे दूध से दही बनना, मैग्नीशियम रिबन का जलना, ये रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। अगर साधारण भाषा में कहा जाए तो जैसे दो गैसें जब आपस में मिलती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जब ये दोनों गैसें आपस में मिलकर रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो तीसरे पदार्थ जल का निर्माण करती हैं, जो कि लिक्विड अवस्था में होता है, यानी तरल पदार्थ है, तो इसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ आप उदाहरण भी देख सकते हैं। अब जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। यानी जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, ये दो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं तो ये अभिकारक हैं। और रासायनिक अभिक्रिया होने के पश्चात जो नए गुण धर्म वाला पदार्थ बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। जैसे समझिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं तो ये तो अभिकारक हो गए। लेकिन जब इन दोनों ने रासायनिक अभिक्रिया की और जल का निर्माण किया तो जल अपना उत्पाद हो गया। यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप नया पदार्थ बनता है या नए गुण धर्म वाला पदार्थ बनता है उसे हम प्रोडक्ट या उत्पाद कहते हैं। चलिए आप आगे देखते हैं। यहाँ उदाहरण भी है, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जब आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अपना अभिकारक हो गया और मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद हो गया। यहाँ आप चित्र के हिसाब से भी समझ सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम रिबन को हम चिमटा से पकड़ के जब बर्नर पर जलाते हैं और उससे जो राख निकलती है, यानी मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन के संपर्क में जलाया जाता है और उससे जो राख निकलती है वही मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। आप चित्र में देख सकते हैं, ये अपना मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब आगे देखते हैं रासायनिक समीकरण को लिखना। अब देखिए आप, जो अपना रासायनिक समीकरण है इसको, जैसे अपना ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन है तो ये तो अभिकारक हैं, तो इन अभिकारकों को हम LHS साइट लिखेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइट या बाएं हाथ तरफ अभिकारक लिखे जाते हैं। और इन दोनों अभिकारों के बीच प्लस साइन का निशान लगाया जाता है। उसके बाद तीर का निशान लगा के उत्पाद को लिखा जाता है और उत्पाद को RHS साइट लिखा जाता है, यानी राइट हैंड साइट या दाएं हाथ तरफ उत्पाद को लिखा जाता है। और जो अपना तीर का निशान है, अगर इस क्रिया में दाब ताप या उत्प्रेरक लगा है तो उसको तीर के ऊपर या नीचे लिख सकते हैं या प्रदर्शित कर सकते हैं या दर्शा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये अपना मैग्नीशियम हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया। जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के संपर्क में जलाया जाता है तो ये दोनों अभिकारक हो गए, प्लस का साइन हो गया, और ये LHS लेफ्ट हैंड साइड, ये दोनों अभिकारक हो गए। जब इन्होंने अभिक्रिया की, ये तीर का निशान हमेशा इस तीर के निशान का मुंह उत्पाद की तरफ होता है।
तो आप ये देख सकते हैं, तो यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया RHS, यानी राइट हैंड साइड उत्पाद को लिखा जाता है। इस अभिक्रिया में ताप दाब उत्प्रेरक नहीं लगा है। इस क्रिया में ताप दाब उत्प्रेरक नहीं लगा है, लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल उदाहरण के लिए इसमें लिखकर बता दिया था कि अगर किसी क्रिया में ताप दाब या ऊष्मा या उत्प्रेरक लगता है तो उसको इस तीर के ऊपर या नीचे लिख सकते हैं। बाकी ये जो क्रिया है इसमें ना ताप लगा है ना दाब लगा है, ये मैंने आपको उदाहरण के लिए बता दिया था। आगे देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों को LHS लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है एवं रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद को RHS राइट हैंड साइड लिखा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में तीर के निशान को उत्पाद की तरफ उत्पाद की तरफ मुंह करके लगाया जाता है एवं तीर के निशान के ऊपर अगर रासायनिक अभिक्रिया में ताप दाब या उत्प्रेरक उत्पन्न हुआ है तो उसे तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिख सकते हैं। उदाहरण में आप देख भी सकते हैं, ये अपना कैल्शियम कार्बोनेट है जो कि सॉलिड ठोस अवस्था में है। जब हम इसको जलाएंगे तो उससे ऊष्मा या ताप निकलेगी। इसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड अवस्था में है और बुझा हुआ चूना CO2 गैस अवस्था में ये निकलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं, जैसे जिंक प्लस H2SO4, जिंक SO4, यानी ये दोनों तो हो गए अपने अभिकारक, ये दोनों, इनके बीच में हो गया ये प्लस का निशान, ये हो गया अपना तीर का उत्पाद की तरफ। इस साइड अपन उत्पाद को लिखेंगे और इस साइड लिखेंगे अभिकारकों को, यानी ये अपने अभिकारक हो गए, ये अपने उत्पाद हो गए। मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझा रहा हूँ, एक बात को 10-10 बार समझा रहा हूँ, तो आप लोग बहुत अच्छी तरह समझना। मैं भी अपना समय दे रहा हूँ आपको। चलिए आगे देखते हैं। अब शब्द समीकरण लिखना। अब देखिए शब्द समीकरण लिखना। शब्द समीकरण को शब्दों में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। अब आप लोग इतने इतने तो समझदार होंगे, इतना तो मुझे भी पता है कि आप लोग इतने समझदार होंगे कि शब्द समीकरण को समझ गए होंगे। शब्द समीकरण को शब्दों में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ने अभिक्रिया की तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, यानी ये मैग्नीशियम है, ये शब्द है, ऑक्सीजन ये शब्द है और यहाँ भी ये शब्द है। अब देखते हैं रासायनिक समीकरण या सूत्र समीकरण। रासायनिक समीकरण या सूत्र समीकरण को सूत्रों के रूप में लिखा जाता है। ये देखिए, जैसे MgA हो गया मैग्नीशियम का सूत्र, ये O2A हो गया ऑक्सीजन का और ये हो गया MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो ये अपना रासायनिक या सूत्र समीकरण में लिख गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व अब समझिए। रासायनिक समीकरण को संतुलित इसलिए किया जाता है कि आपको याद होगा कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगता है, जिससे रासायनिक अभिक्रिया होते समय ना तो द्रव्यमान नष्ट होता है और न द्रव्यमान बढ़ता है। अब समझिए आप। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए जरूरी है क्योंकि रसायन विज्ञान में रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगता है। और संरक्षण मतलब आप लोगों को पता ही है कि संरक्षण का मतलब है किसी चीज को सहेज के रखना, यानी इसमें स्पष्ट
हो रहा है कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो जैसे एच हाइड्रोजन के दो अणु हैं और ऑक्सीजन के दो अणु हैं, अगर इन दोनों ने अभिक्रिया की तो जो उत्पाद प्राप्त हुआ उसमें उसमें भी उतने ही परमाणु रहेंगे और जितने अभिक्रिया करने से पहले अभिकारकों में थे उसमें भी उतने ही परमाणु रहेंगे। यानी इनके परमाणु न घटते हैं न बढ़ते हैं, एक समान रहते हैं। इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है और जरूरी होता है। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए यहाँ आप देख सकते हैं, इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। बिल्कुल, इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय पदार्थों की भौतिक स्थिति लिखना भी आवश्यक होता है, तभी वह रासायनिक समीकरण सही संतुलित माना जाएगा। यानी अगर हमने किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित भी कर लिया, यानी अगर अभिकारक की तरफ हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं और उत्पाद की तरफ भी दो परमाणु हैं, तब भी उसके बाद भी हमें पदार्थों की भौतिक अभिक्रिया भौतिक स्थिति भी लिखनी होती है। जैसे यहाँ पर H2 है, हाइड्रोजन गैस अवस्था में, तो उसके लिए हम G लिखेंगे। और अगर इस साइड जल है अपना, जैसे H2 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने अभिक्रिया की और अभिक्रिया से एक नया उत्पाद बना पानी, तो पानी के लिए हम लिखेंगे लिक्विड यानी कि तरल पदार्थ। यानी हाइड्रोजन गैस है तो इसके लिए जी लिखेंगे, ऑक्सीजन भी गैस है तो इसके लिए भी जी लिखेंगे। लेकिन जब यह अभिक्रिया करते हैं, जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो इससे जल बनता है, तो जल एक लिक्विड पदार्थ है, इसलिए वहां एल लिखेंगे। लिक्विड का साइन एल है। चलिए आगे देखते हैं। आप यहाँ देख भी सकते हैं स्पष्ट। ठोस सॉलिड, सॉलिड के लिए एस लिखेंगे। द्रव लिक्विड, लिक्विड के लिए एल लिखेंगे। गैस, गैस के लिए जी लिखेंगे। और जलीय विलयन, जलीय विलयन देखिए अब आप, यह क्यूब से सॉल्यूशन, यानी अगर कोई जलीय विलयन बना है तो उसके लिए हम ए क्यू लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं तब हमें साथ में पदार्थों की भौतिक अवस्था भी लिखनी पड़ेगी, तभी वह सही संतुलित रासायनिक समीकरण माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, अब देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। सबसे पहले रासायनिक समीकरण को लिखते हैं। बिल्कुल, उसके जैसे कि उदाहरण देखिए आप, H2 प्लस O2, रासायनिक अभिक्रिया हुई और यहाँ पानी बना H2O। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समीकरण को लेफ्ट हैंड साइड अभिकारक तरफ का अलग अलग ग्रुप बनाते हैं और इसी प्रकार RHS साइड का ग्रुप बनाते हैं और उनके परमाणु की संख्या लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया। यहाँ हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, यहाँ दो लिख दिए। यहाँ ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं, यहाँ दो लिख दिए, यहाँ दो लिख दिए। अब इसका ये इन दोनों के बीच में तो प्लस का साइन है नहीं, तो ये एक ही ग्रुप में बनेगा। तो यहाँ ये इसको एक ही ग्रुप में बना दिया और ये यहाँ इनके प्लस का साइन था इसलिए इनके दो ग्रुप बने, तो यहाँ एक ही ग्रुप बनेगा। अब इसको लिख देते हैं। यहाँ हाइड्रोजन के दो अणु हैं लेकिन ऑक्सीजन का एक है। चलिए आगे देखते हैं। मैं आपको फुल डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे संतुलित करना है। आप लोग वीडियो में बने रहिए, टेंशन मत लीजिए, मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा। चलिए, अभिकारक तरफ दो पदार्थ हैं इसलिए लेफ्ट हैंड साइड दो ग्रुप बनेंगे। अभी मैंने आपको समझाया कि इस साइड दो ग्रुप बनेंगे अभिकारक तरफ। उत्पाद RH साइड एक पदार्थ है और इसलिए RHS यानी राइट हैंड साइड एक ग्रुप बनेगा। चलिए
अब सभी पदार्थों के परमाणुओं की गिनती करते हैं। चलिए अब सभी पदार्थों के परमाणुओं की गिनती करते हैं। हाँ ये देखिए आप, अब यहाँ मैं आपको समझाता हूँ कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। बिल्कुल आसान। देखिए यहाँ हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, यहाँ ऑक्सीजन के भी दो परमाणु हैं। जब इन दोनों ने रासायनिक अभिक्रिया की और अपना द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में ना तो परमाणु नष्ट होते हैं और ना ही बनते हैं। तो जब इन दोनों ने इस हाइड्रोजन के भी दो परमाणु हैं, ऑक्सीजन के भी दो परमाणु हैं, जब इन दोनों ने अभिक्रिया की तो आप लोगों ने देखा होगा कि जल का सूत्र होता है H2O। तो अब बताइए, जब यहाँ हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, यहाँ भी दो परमाणु हैं, तो यहाँ ऑक्सीजन का एक कैसे? ये तो खैर संतुलित लिखा है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। चलिए अगर आप लोग यहाँ नहीं समझना चाहते हैं तो मैं आगे बताता हूँ, लेकिन यही समझाता हूँ। जैसे चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि ये तो पहले से संतुलित है। आगे बताता हूँ मैं आपको। अब देखिए, जैसे हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, ऑक्सीजन के भी दो परमाणु हैं, तो यहाँ हाइड्रोजन के तो दो परमाणु हैं, लेकिन ऑक्सीजन का तो एक ही परमाणु है। यहाँ कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब यहाँ ऑक्सीजन का एक परमाणु है। अब देखते हैं, यहाँ पे जैसे कि लिख भी दिया है कि हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं अभिकारक साइड, और ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं। यहाँ उत्पाद साइड हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, ऑक्सीजन का एक परमाणु है। तो ये संतुलित करना ही तो हमें सीखना है। चलिए आगे। अब इन दोनों में हम संतुलित करने के लिए क्या करेंगे? देखिए आप बिल्कुल अच्छी तरह ध्यान दीजिए, यही समझाता हूँ मैं आपको। जैसे कि ये अपने अलग अलग ग्रुप हैं, क्योंकि इनके बीच में प्लस का साइन लगा है, तो ये तो अलग अलग ग्रुप में, और ये एक ही ग्रुप में है क्योंकि इनके बीच में प्लस का साइन नहीं है। तो अब देखिए, यहाँ हाइड्रोजन के दो हैं, यहाँ हाइड्रोजन के दो हैं। एक उदाहरण के तौर पे ले लीजिए कि ये मान के चलिए कि संतुलित है, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ ऑक्सीजन का तो दो परमाणु है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के एक परमाणु है। तो इसको हमें संतुलित करने के लिए इसमें दो का गुणा करना पड़ेगा। तो दो का गुणा करेंगे तो दो एकम दो, यानी ऑक्सीजन के यहाँ भी दो परमाणु हो जाएंगे। तो ये यहाँ दो परमाणु, यहाँ दो परमाणु, ये संतुलित हो गया। लेकिन जैसे ही अपन ने ऑक्सीजन को संतुलित किया तो अपना हाइड्रोजन असंतुलित हो गया। वो भी मैं बताता हूँ, देखिए आप। जैसे कि अभी यहाँ जब ये एक ही ग्रुप में है तो गुणा तो भाई दोनों में होगा। आप देख भी सकते हैं कि यहाँ दोनों में गुणा है। तो यहाँ दो दूनी चार, अब यहाँ हाइड्रोजन के चार हो गए। अब इसको भी संतुलित करना होगा। तो देखिए, अपन ये यहाँ हाइड्रोजन के चार अणु हुए, तो यहाँ भी हाइड्रोजन के दो अणु पहले से हैं, यहाँ भी दो का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ भी दो दूनी चार, यहाँ भी हाइड्रोजन के चार, यहाँ भी हाइड्रोजन के चार। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। हाँ, लेकिन ऑक्सीजन में अपन गुणा नहीं करेंगे भाई। क्यों? क्योंकि यहाँ तो अपना एक ही ग्रुप था, इसलिए दोनों में गुणा करना था, लेकिन यहाँ तो अलग अलग ग्रुप हैं, इसलिए अपन हाइड्रोजन बस में गुणा कर सकते हैं। इस प्रकार अब ये संतुलित समीकरण बनेगा इस प्रकार। अब बताता हूं मैं। ये है अपना ये संतुलित समीकरण, देखिए। लेकिन एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब हमने समीकरण को संतुलित कर लिया और इन परमाणुओं में दो का गुणा कर दिया, तो हम इनको कभी भी इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं जैसे यहाँ लिखा है H2। नहीं नहीं, ऐसे कभी नहीं हम लिख सकते हैं इसको। इसको हम ऐसा लिखेंगे, इसको यहाँ दो लिखेंगे
और यहाँ भी 2 लिखेंगे, यानी हाइड्रो यानी ये तो अलग है ग्रुप, ये अलग है ग्रुप, यानी कि यहाँ 2 का गुणा हाइड्रोजन में हुआ तो 2 दूनी 4, हाइड्रोजन के 4 परमाणु हुए। अब इसके बाद ऑक्सीजन में तो अपन को गुणा करना नहीं है क्योंकि इसका अलग ग्रुप है, मैंने यहाँ आपको बता भी दिया कि इसका तो अलग ग्रुप है। अब यहाँ यहाँ दोनों में होगा क्योंकि यहाँ प्लस का निशान नहीं है, तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन 2 दूनी 4, तो यहाँ भी हाइड्रोजन के 4 और यहाँ ऑक्सीजन का 1 था तो 2 एकम 2, यहाँ भी ऑक्सीजन के 2, यहाँ भी ऑक्सीजन के 2, यहाँ भी हाइड्रोजन के 4, यहाँ भी हाइड्रोजन के 4। अपना समीकरण संतुलित हो गया। अब देखते हैं, चलिए साथ में साथ आपको मैं नोट्स भी पढ़वाता चलता हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरह समझ सकें, क्योंकि मैं कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता हूँ कि आप लोगों को समझ में ना आए। मैं एक एक बात आपको बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा। देखिए यहाँ हाइड्रोजन के 2, सॉरी यहाँ अणु नहीं परमाणु होना था भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ अणु नहीं परमाणु है, परमाणु। चलिए आप लोग परमाणु कर लेना। यहाँ हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं लेफ्ट हैंड साइड और 2 राइट हैंड साइड। ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड 2 परमाणु, सॉरी सॉरी ये कहाँ से हो गया भाई, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग को मैं बता तो रहा हूँ, यहाँ परमाणु कर लेना, ठीक है। ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड 2 परमाणु हैं, जबकि राइट हैंड साइड एक, जहां भी आपको अणु मिले वहां परमाणु कर लेना। मैं बार बार परेशानी आप लोगों को भी परेशान नहीं करूंगा। जहां जहां भी आप लोगों को अणु मिले वहां परमाणु कर लेना। ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड 2 परमाणु हैं, जबकि राइट हैंड साइड 1 परमाणु है। तब हमें इस समीकरण को संतुलित करने के लिए राइट हैंड साइड ऑक्सीजन के परमाणु में 2 का गुणा करना होगा, तभी वह संतुलित होगा। गुणा करते हैं, मैंने आपको ये पहले ही समझा दिया, बाकी आप लोग और एक बार समझना है तो कोई दिक्कत नहीं भाई। देखिए ये तो अपने अलग अलग ग्रुप हैं, ये दोनों ये ग्रुप अलग है क्योंकि इनके बीच में मैंने बताया था जहाँ साइन का निशान हो तो वो अलग अलग ग्रुप हो जाते हैं। तो ये हाइड्रोजन का अलग ग्रुप है, ऑक्सीजन का अलग ग्रुप है। यहाँ दोनों एक ही ग्रुप में है, यहाँ हाइड्रोजन के 2 हैं, यहाँ हाइड्रोजन के 2 हैं, यहाँ ऑक्सीजन के 2 हैं, यहाँ ऑक्सीजन का 1 है, एक ग्रुप है। तो अब देखिए यहाँ हमने गुणा किया, जैसे ऑक्सीजन के परमाणु में 2 का गुणा किया तो 2 एकम 2, तो ये तो संतुलित हो गया। यहाँ 2 हो गए ऑक्सीजन की, यहाँ भी हो गई 2 ऑक्सीजन की। लेकिन इसके साथ भाई अगर एक ही ग्रुप में है तो आपको दोनों में गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए अब हाइड्रोजन में भी अपन ने 2 का गुणा कर दिया, तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन के 2 गुणे 2 4 परमाणु हो गए, तो यहाँ तो 4 हो गए, यहाँ 2 है। तो इसलिए इसलिए संतुलित करने के लिए यहाँ भी हमें हाइड्रोजन के अणु में गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ कर देते हैं 2 गुणे 2 4, यानी हाइड्रोजन के यहाँ भी 4, हाइड्रोजन के यहाँ भी 4, ऑक्सीजन के यहाँ भी 4, 2 सॉरी, ऑक्सीजन के यहाँ भी 2। अपना ये समीकरण संतुलित हो गया। देखिए आप, मैंने आपको ऊपर भी ये लिख के बताया था, फिर भी आप लोग, मैं कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता हूँ आप लोगों को समझ में ना आए, मैं आपको बिल्कुल साधारण भाषा में समझाना चाहता हूँ, ठीक है। इस प्रकार हमारा नया समीकरण है 2H2 प्लस O2 तीर 2H2O बनेगा। यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। लेकिन रुकिए रुकिए, अभी इनके साथ में इनकी अभी भौतिक अवस्था भी लिखनी है। चलिए
जैसे RHS राइट हैंड साइड एक ही ग्रुप है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैस हैं, इसलिए दोनों में गुणा होगा। बिल्कुल। तो इस प्रकार ऑक्सीजन दो गुणे एक, दो परमाणु ऑक्सीजन के परमाणु कर लीजिए जहां अणु हो, सॉरी, ऑक्सीजन के दो परमाणु तो संतुलित हो जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ एक ग्रुप होने की वजह से हाइड्रोजन के परमाणु में भी गुणा होगा। तो दो गुणे दो चार, हाइड्रोजन के चार परमाणु में भी गुणा होगा तो वह असंतुलित हो जाएंगे, यानी हाइड्रोजन के भी दो परमाणुओं में गुणा होगा तो वो चार हो जाएंगे, तो वो भी असंतुलित हो जाएंगे। तो मैंने आपको ऊपर भी समझा दिया है, अब तो मैं आपको पढ़ के सुनाता जाता हूँ अच्छी तरह, मैंने 2 या 3 बार समझा दिया। चलिए, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड के हाइड्रोजन दो गुणे दो चार, हाइड्रोजन के परमाणुओं के साथ भी दो का गुणा होगा, जिससे हाइड्रोजन के परमाणु लेफ्ट हैंड साइड भी चार परमाणु हो जाएंगे, जबकि लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन के परमाणु दो हैं और ग्रुप अलग है, इसलिए ऑक्सीजन के साथ दो का गुणा लेफ्ट हैंड साइड नहीं होगा। इस प्रकार संतुलित समीकरण इस प्रकार होता है। ये अपना संतुलित समीकरण बन गया। चलिए आगे देखते हैं। नोट भी पढ़ लीजिए। संतुलित करते समय गुणा की गई संख्या को हम पदार्थों के नीचे नहीं पीछे लिखेंगे, तभी सही होगा। मैंने बताया था कि अगर संतुलित किया है तो इस संख्या को हम पदार्थ के पीछे लिखेंगे, यहाँ नहीं लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है O2, यहाँ नहीं लिख सकते, यहाँ लिखेंगे तभी वह सही संतुलित माना जाएगा। चलिए, मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत इंटरेस्ट आता होगा पढ़ाई में। चलिए आगे बढ़ते हैं। संतुलित करने के साथ हमें पदार्थों की भौतिक स्थिति भी लिखनी होगी, तभी वह सही संतुलित समीकरण माना जाएगा। जैसे जैसे 2H2 गैस है बिल्कुल, O2 गैस है बिल्कुल। अब यहाँ जब इसने इन दोनों ने क्रिया की, H2 और O2 ने, तो यहाँ जल का निर्माण कर दिया, जो कि एक लिक्विड है, जल है, लिक्विड है, तरल पदार्थ है। तो ये हमने भौतिक स्थितियां भी लिख दी। चलिए अब यहाँ देख लीजिए एक उदाहरण और। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों ने अभी क्रिया की और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाया। अब इसको संतुलित कीजिए। यहाँ नाइट्रोजन के दो हैं, यहाँ ऑक्सीजन के दो हैं, यहाँ नाइट्रोजन का एक है, यहाँ ऑक्सीजन का एक है। तो ये तो सिंपल सा है कि इसमें दो का गुणा कर दीजिए। यहाँ तो यहाँ भी नाइट्रोजन के भी दो हो जाएंगे, दो दो एकम दो, तो यहाँ नाइट्रोजन के दो हो जाएंगे। यहाँ भी यहाँ ऑक्सीजन के दो हो जाएंगे, यहाँ नाइट्रोजन के पहले से दो थे, यहाँ नाइट्रोजन ऑक्सीजन के पहले से दो थे। तो इस प्रकार रासायनिक सूत्र इस प्रकार बना N2 प्लस O2 बराबर 2NO, जो कि नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन ने अब क्रिया की और 2NO बना दिया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसकी हम अवस्थाएं भी लिख देते हैं, गैस अवस्था में, ये भी गैस अवस्था में, और जो नया पदार्थ बना यहाँ वो भी गैस अवस्था में है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ये संयोजन अभिक्रिया। और संयोजन का मतलब आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। सॉरी, मेरा थोड़ा गला खराब है। यानी संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। यहाँ आप लोग देख भी सकते हैं, संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखिए आप, जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में मिलकर एक नया तत्व या यौगिक बनाते हैं तो इसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं।
और अगर साथ में ऊष्मा निकलेगी तो ऊष्मीय संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। अब सुनिए बिल्कुल साधारण भाषा में, मन को शांत स्थिर करके चलिए। यानी जब दो, जैसे अपना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, जब दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब दोनों संयोजन करेंगे, संयोजन मतलब जोड़ना, जब दोनों जुड़ेंगे और नए पदार्थ का यानी जल का निर्माण करेंगे तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और अगर इस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलेगी तो इसे ऊष्मीय संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। उदाहरण भी देखिए आप, यहाँ कार्बन है और यहाँ ऑक्सीजन है। जब कोयले को, यहाँ देखिए ये है अभिकारक, कार्बन मतलब आप लोगों को पता है कार्बन यानी कोयला। जब कोयले को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करेंगे तो वो क्या निकालेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक पदार्थ है गैस फॉर्म में, और ये भी है ऑक्सीजन अपनी गैस फॉर्म में, और ये है ठोस अवस्था में कार्बन यानी कोयला। चलिए, यानी दो अभिकारक यहाँ मिले, कार्बन और ऑक्सीजन, और इन्होंने अभिक्रिया की और एक उत्पाद बनाया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए वियोजन अभिक्रिया, डिस्पोजिशन, वियोजन अभिक्रिया, डिस्पोजिशन रिएक्शन, सॉरी यहाँ मिस्टेक लिख गया है, कोई नहीं आप लोग देख लेना। बाकी ये अपना वियोजन तो सही है, वियोजन अभिक्रिया थोड़ी यहाँ मिस्टेक हो गई है। चलिए, जब एक अभिकारक या यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और अगर साथ में ऊष्मा निकलेगी तो ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। अब सुनिए आप लोग, कितनी अच्छी बात है। वहां बिल्कुल उसका उल्टा है, संयोजन का बिल्कुल उल्टा। वियोजन का मतलब है, उसमें लिखा भी है टूट कर यानी तोड़ना। वहां कार्बन को जब ऑक्सीजन, यानी कार्बन हो गया एक पदार्थ, एक हो गया अपना ऑक्सीजन, यानी जब कोयले को ऑक्सीजन तो पता ही है आपको कि सभी जगह उपलब्ध है, यानी जब कोयले को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किया गया या जलाया गया तो उससे CO2 बना, यानी एक गैस बनी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि यहाँ पर दो पदार्थ थे, कोयला भी था और ऑक्सीजन भी थी। अब देखिए यहाँ वियोजन अभिक्रिया में यहाँ एक पदार्थ होता है अभिकारक, और यह इसके साथ जब क्रिया होती है तो यह दो बना देता है, यानी उसमें दो से एक बन रहा था, इसमें एक से दो बनेंगे। चलिए देखते हैं, जैसे Ca सॉरी थोड़ा गला मेरा खराब है, इसके लिए माफी चाहता हूँ। जैसे यहाँ देखिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर, ये अभिकारक है एक है, देख सकते हैं आप CaCO3। जैसे कि यहाँ पर मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझा रहा हूँ, अगर इतने पर भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो फिर भाई मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पर दो थे, क्योंकि यहाँ प्लस साइन का निशान लगा है, ये अलग है ये अलग है। अब देखिए लेकिन यहाँ एक है CaCO3 जो कि अपना सॉलिड ठोस अवस्था में है, सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर अभिकारक एक। अब इसको जब हमने दहन किया, मतलब दहन किया या कुछ भी किया, मतलब पानी के में कुछ भी किया, कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर, ठीक है, तो उसमें ऊष्मा निकली, क्योंकि जब अपन चूना को बजाते हैं तो उसमें ऊष्मा तो निकलती ही है, कितना जोर का गर्म होता है वो ऊष्मा निकलती है, ठीक है, ये पदार्थ एक था। तो
जब इसमें ऊष्मा निकली तो इससे दो पदार्थ बने, एक तो बुझा हुआ चूना अपन को दीवार पर पोतने के लिए, और दूसरा CO2 गैस, ऑक्सीजन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड। यानी यहाँ पदार्थ एक था लेकिन यहाँ उत्पाद दो बन गए। चलिए ये लिखा भी है स्पष्ट, अभिकारक एक उत्पाद दो, यानी संयोजन में दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं और वियोजन में एक पदार्थ टूटकर दो पदार्थ बना देता है, बिल्कुल साधारण भाषा में। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं आप। यहाँ भी देख सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए विस्थापन अभिक्रिया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए, जब कोई तत्व किसी अन्य तत्वों को उसके यौगिकों को उससे विस्थापित कर देता है तो ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब कोई तत्व किसी अन्य तत्वों को उसके यौगिकों से विस्थापित कर देता है तो ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसके तो नाम ही से प्रतीत हो रहा है कि विस्थापन अभिक्रिया। यानी मैं अपने घर से किसी दूसरे के घर रहने लगा तो ये विस्थापन ही तो है भाई, विस्थापन ही तो है। या साधारण उदाहरण लीजिए, कोई महिला है, उसकी शादी हुई थी और अपने पति से तलाक हो गया और दूसरे से शादी कर ली तो वो उससे वहां से विस्थापित ही तो हुई है। चलिए अब उदाहरण देखते हैं। जैसे लोहा Fe सॉलिड अवस्था में है, प्लस Cu कॉपर प्लस SO4 कॉपर सल्फेट, CuSO4 कॉपर सल्फेट। सॉरी, कॉपर सल्फेट। जब इन दोनों ने अभिक्रिया की तो देखिए आप, यहाँ Fe आयरन और CuSO4 कॉपर सल्फेट, आयरन और कॉपर सल्फेट यहाँ है, लेकिन यहाँ इसने इस कॉपर को अलग कर दिया और कॉपर के स्थान पर खुद आ गया। देखिए आप, यानी विस्थापन हुआ है, ये अपनी जगह से ये इसकी कॉपर की जगह आ गया, कॉपर को हटा के इसने यहाँ कर दिया। ये देखिए ये यहाँ से उठ के सीधा यहाँ आ गया, उसके बाद इसने अपने आगे सल्फेट SO4 को लगा लिया, यानी जो कॉपर सल्फेट था वो आयरन सल्फेट हो गया और कॉपर को अलग कर दिया। चलिए अब देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट। ऐसी अभिक्रिया जिसमें तत्वों या अभिकारकों के आयनों की अदला बदली होती है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें तत्वों या अभिकारकों के आयनों की अदला बदली होती है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि मैंने अपना लैपटॉप आपको दे दिया और आपका लैपटॉप मैंने ले लिया, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हुई, बिल्कुल साधारण। मैंने आपको अपना लैपटॉप दे दिया और आपने मुझे अपना लैपटॉप दे दिया, यानी आयनों का आदान प्रदान हो गया, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। जैसे कि आप यहाँ देखिए, जैसे Na2 सोडियम, SO4 सल्फेट, ये एक्यूब सॉल्यूशन यानी जलीय विलयन में है, प्लस बेरियम क्लोराइड, ये भी जलीय विलयन में है। अब इसने क्या किया, ये अपना SO4 है, ये अपना ये बेरियम क्लोराइड के साथ आ गया और अपना जो सोडियम था ये सोडियम क्लोराइड हो गया। यानी इन दोनों ने
ये जो सोडियम था, सोडियम यहाँ आ गया, यानी इसके सोडियम इस बेरियम के स्थान पे आ गया, यानी ये सॉरी सॉरी बेरियम के नहीं, क्लोराइड के, यानी यहाँ देखिए अब बेरियम सल्फेट बन गया। और ये जो सोडियम था, ये सोडियम और जो सोडियम के साथ में सल्फेट था, वो उसने क्लोराइड को ले लिया, यानी इसके साथ का ले लिया, इसने इसके साथ का, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी आयनों का आदान प्रदान हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग यहाँ उदाहरण भी देख सकते हैं, ये है विस्थापन अभिक्रिया का और ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया का। जैसे देखिए आप, यहाँ समझाता हूँ मैं आपको, यहाँ तो शायद आप लोगों को उतनी अच्छी तरह समझ में ना आया होगा, लेकिन यहाँ आ जाएगा। जैसे कि ये है, ये ये नीला इसके साथ है, ठीक है, तो सॉरी ये तो विस्थापन अभिक्रिया, अपन को द्विविस्थापन अभिक्रिया देखना था। जैसे कि ये है, ये लाल यहाँ इसके साथ था, इसके हरे के साथ, तो यहाँ पर इसने नीले का साथ ले लिया, और जो इसके यानी लाल था, लाल के साथ हरा था, लाल ने नीले का साथ ले लिया, और इसने हरा था जो, हरे ने इसका वे जो भी कलर हो, गुलाबी आसमानी जो भी कलर हो आप लोग देख लेना, इसका साथ ले लिया, यानी कि आयनों का आदान प्रदान हो गया, यानी इसके साथ वाला था वो ये इसके साथ चला गया और ये इसके साथ चला गया, आयनों का आदान प्रदान हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उपचयन एवं अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया। जब किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे ऑक्सीजन का उपचयन कहते हैं, लेकिन जब किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास या कमी होती है तो इसे ऑक्सीजन का अपचयन कहते हैं। जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित और दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो इन अभिक्रियाओं को उपचयन एवं अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण, अब देखिए आप, मतलब कि किसी भी अभिक्रिया में अगर ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है, ऊपर अगर ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है तो वो है उपचयन, यानी कि वृद्धि हो रही है तो उपचयन अभिक्रिया है, और अगर कहीं ऑक्सीजन में कमी हो रही है तो वो है अपचयन। ठीक है, उपचयन यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो वो हो गया उपचयन, और अगर कमी हो रही है तो वो हो गया अपचयन। बिल्कुल साधारण भाषा में आप लोग जैसे यहाँ देखिए, ये उपचयन हो रहा है कार्बन का, ऑक्सीजन का, क्योंकि यहाँ कार्बन था, यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन हो गया, यानी वृद्धि हुई है। ठीक है, और यहाँ जो जिंक और ऑक्सीजन थी, यहाँ खाली अकेला बेचारा जिंक बचा है, यानी अपचयन हुआ है, यानी यहाँ कार्बन इसके साथ वृद्धि हुई है और बेचारे जिंक को अकेला छोड़ दिया, ऑक्सीजन ने साथ छोड़ दिया, यानी यहाँ अपचयन हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। यानी किसी अभिक्रिया में अगर ऑक्सीजन में वृद्धि होती है तो वो उपचयन है, और अगर किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो वो अपचयन है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ लोहा है, आयरन, यहाँ ऑक्सीजन के दो अणु थे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन में वृद्धि हुई और ऑक्सीजन के
3 परमाणु हो गए। यहाँ पर ऑक्सीजन में 2 परमाणु थे, यहाँ 3 परमाणु हो गए। और यहाँ लोहा के साथ जो ऑक्सीजन के 2 परमाणु थे, यहाँ पर बेचारे के पास एक भी नहीं, यहाँ पे एक भी नहीं बचे हैं, यानी कि ये ऑक्सीडेशन है, अपचयन है, और ये अपना उपचयन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए संक्षारण। जब किसी धातु जैसे लोहा, तांबा, चांदी आदि अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आती हैं तो उनके ऊपर लाल, काली, हरी परत चढ़ने लगती है, जो कि लोहा पर विशेषकर लाल परत चढ़ने लगती है, जिससे लोहा खराब हो जाता है। इसे ही संक्षारण कहते हैं। उदाहरण लोहे का जंग लगना, चांदी का काला पड़ना, तांबे का हरा पड़ना। अब देखिए संक्षारण, यानी जब किसी पदार्थ में, जैसे कि लोहा है, अगर हम उसको कहीं पानी वाली जगह हो जहाँ पर सीलिंग वगैरह रहती हो, वहाँ लोहा को डाल देंगे तो धीरे धीरे आप लोग देखेंगे उस पर लाल परत चढ़ने लगेगी, और धीरे धीरे उसको, जिसको हम हिंदी अपने यहाँ बोलते हैं जंग लगने लगती है। और जब उस पे जंग लगेगी तो वह खराब हो जाएगा, यानी उसका संक्षारण होने लगेगा। वही है संक्षारण क्रिया, उसी को संक्षारण अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन हर पदार्थ में ये अलग अलग होता है। जैसे लोहे में लाल जंग लग के संक्षारण होता है, चांदी काली पड़ने लगती है और तांबे का रंग हरा पड़ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यानी लोहे पर जंग लगना संक्षारण है, चांदी का काला पड़ना संक्षारण है, और तांबे का हरा रंग पड़ना संक्षारण है। मैं आपको आगे उदाहरण भी दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए, ये लोहा है, इसका लाल पड़ना मतलब ये खराब हो चुका है, इसका संक्षारण हो रहा है। और ये देखिए, ये है तांबा ऐसे हरा हो जाता है जब वो खराब हो जाता है तो। चलिए अब देखते हैं लास्ट प्रश्न। विकृत गंधिता किसे कहते हैं? विकृत गंधिता, जब किसी तेलिए वसा युक्त खाद्य पदार्थ को ज्यादा समय तक रखते हैं तो ऑक्सीजन का उपचयन होने लगता है, जिससे खाद्य पदार्थों के स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। इसे ही हम विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे सुनिए आप, जैसे हम लोगों ने तेल की पूड़ी निकाली, ठीक है, अगर हम उसको ज्यादा समय तक खुले में रखे रहेंगे तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगेगी, यानी रासायनिक अभिक्रिया होगी और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगेगी, जिससे उसका उपचयन होगा और वह खराब होने लगेगा, यानी उससे गंदी बदबू आने लगेगी। मतलब गंध भी आएगी, खराब, यानी भोजन सीधी सी बात है, भोजन खराब हो जाएगा। स्वाद, हम उसे खा तो सकते ही नहीं हैं, स्वाद भी खराब हो जाएगा, गंध भी गलत आने लगेगी। उसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। अब इन्हें बचाने के लिए, अगर हमें इन्हें बचाना है तो पहली बात तो हमें उसको ऐसे ढक के रखना चाहिए कि वहाँ ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम रहे या रहे ही ना, और या फिर हमें उनके ऊपर ऑक्सीकारक पदार्थों का लेप करना चाहिए, या हमें उसके ऊपर ऑक्सीकारक पदार्थों का लेप करना चाहिए, ऑक्सीकारक पदार्थों का लेप कर देना चाहिए। जैसे कि सॉरी, जैसे कि चिप्स बनाने वाली थैली में, चिप्स वाली कंपनियां क्या करती हैं, जो चिप्स बनाने वाला पैकेट होता है, चिप्स वाली कंपनियां क्या करती हैं कि जो चिप्स बनाने वाला पैकेट है ना, उसको पहले उसमें जितनी ऑक्सीजन होती है उसको निकाल देते हैं बाहर, फिर उसके बाद उसमें नाइट्रोजन गैस भर के फिर उसकी पैकिंग कर देते हैं, जिससे वह 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने या 5 महीने तक वैसे के वैसे ही रखा रहता है और खराब नहीं होता है। चलिए मैं आपको इसका उदाहरण भी दिखाता हूँ।
ये देखिए, पहले पहले इसमें नाइट्रोजन भरेंगे, फिर उसके बाद ये भर देंगे, उसके बाद में पैक कर देंगे और सेल कर देंगे। फिर ये 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने उसमें एक्सपायरी डेट भी लिखी रहती है कि इतने दिन यह खराब नहीं होगा। चलिए, आज हमारा कक्षा 10वीं विज्ञान विषय का अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण पूरा हुआ। मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझाया। मुझे आशा है कि आप लोगों का बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।